स्टोरीज ऑफ मूवीज में आज की मूवी है सोल सेशंस। कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को देखते हैं जो एक लड़की के साथ सो रहा होता है और सुबह अचानक एक ट्रक की आवाज़ सुन के वो नींद से जाग जाता है। वो चारों ओर देखता है और वहाँ से तैयार होके टैक्सी से एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपना फ़्लाइट मिस कर देता है। वो तुरंत दूसरा फ़्लाइट बुक करता है, पर फिर भी रोड पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तभी टैक्सी के रेडियो से वो सुनता है कि जिस फ्लाइट से वो पहले जाने वाला था वो अब क्रैश हो चुका है और उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। वो जब ये बात टैक्सी ड्राइवर को बताता है तो वो भी हैरान होता है। तभी निक ड्राइवर को एक दूसरी जगह पे उसको ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन उसी वक्त निक देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक कार एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है और उसी के वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है। तभी टैक्सी का ड्राइवर बोलता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, शायद ही कोई इसमें बचा होगा। अब 3 महीने बाद हम निक को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रोमांटिक हो रही होती है, लेकिन निक का तबीयत ठीक नहीं होता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और सोफे पर सो जाता है। तभी निक की गर्लफ्रेंड निक के फ़ोन से निक और वो दूसरी लड़की की रोमांस करने वाला फ़ोटो देख लेती है और वो गुस्से से निक को एक थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। निक अब अपने दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ वो सब मिलकर बियर पीते हैं। वहाँ निक का एक क्लोज फ्रेंड निक से पूछता है तुम इतने खोए खोए क्यों हो। निक पहले तो इसे इनकार करता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो लाइफ में फंस गया है। तभी उसका दोस्त निक से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। निक कहता है कि वो मेरे लिए एक ट्रॉफी जैसी है, उसको मैंने जीता है, लेकिन उसके और मेरे बीच में जीरो कम्युनिकेशन है। जैसे मैं दूसरे लड़कियों के साथ एंजॉय करता हूँ, मैं श्योर हूँ कि वो भी दूसरे लड़कों के साथ ज़रूर एंजॉय करती होगी। ये मेरे लव चेन का और एक लिंक जैसा है। तभी निक का दोस्त कहता है तो उस लिंक को ख़त्म कर दो, लेकिन निक कहता है कि वो उसे पसंद करता है। अब बातों बातों में निक अपने दोस्त से कह देता है कि वो 1 महीने से ठीक से सोया नहीं है, परेशान है, डिप्रेशन में है और हर वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी से एनर्जी खाली हो रही है, लेकिन भरपाई नहीं हो रहा। उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हें कोई दिखता है। निक इस बात को टाल देता है। तभी उसका दोस्त निक को एक थेरापिस्ट का नंबर देता है और कहता है कि उसकी वाइफ करेन पहले काफ़ी गुस्सा किया करती थी, लेकिन जब से उस थेरापिस्ट से उसने सेशंस लिए तब से सब कुछ ठीक है। अब निक अपने घर जाता है और उस थेरापिस्ट को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। वहाँ वो थेरापिस्ट निक से उसके बारे में पूछती है तो निक बताता है कि उसके कई गर्लफ्रेंड्स हैं जो एक हिसाब से उसके फिजिकल नीड्स के लिए हैं। वो थेरापिस्ट पूछती है कि क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स को एक दूसरे के बारे में पता है। निक कहता है सबको नहीं, लेकिन कईयों को पता चल जाता है, लेकिन मुझे गिल्ट फील नहीं होता। वो थेरापिस्ट पूछती है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे का मकसद कुछ नया ट्राई करना और शारीरिक सुख की प्राप्ति करना है। निक कहता है हाँ। वो थेरापिस्ट कहती है कि तुम्हारा मकसद गोल पर रहता है, ना कि कनेक्शंस पर। निक कहता है हाँ शायद। वो थेरापिस्ट कहती है कि जब तुम एक लड़की को छोड़ के दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखते हो तब उस फेज के बीच में तुम्हें क्या फील होता है। निक खामोश होता है, ऐसे कि जैसे वो कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा हो। तभी वो थेरापिस्ट निक से कहती है जो गहरी सच्चाइयाँ होती हैं वो चीखती नहीं हैं, बल्कि धीरे से व्हिस्पर करती हैं और इंसानों को हमेशा एक कनेक्शन चाहिए होता है अपने सोल के लिए, और जब वो नहीं मिलता तो हमारे सोल को स्टिमुलेशन की आदत लग जाती है, जैसे कि निक को सेक्स की लग चुकी होती है। तो निक पूछता है कि इसका सल्यूशन क्या है। अब वो थेरापिस्ट कहती है कि हमें थेरापी शुरू करना होगा। अब निक घर जाता है जहां वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ
फिजिकली इंटीमेट होता है। पर सुबह वो उससे नजरें नहीं मिलाता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसी की ओर ही देख रही होती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सेम स्पेस में सेम टाइम में मौजूद रहें। जैसे ही निक से सुनता है तभी उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ जाता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। निक अब उस थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहां वो थेरेपिस्ट उसे बताती है कि हो सकता है कि निक के लाइफ के कुछ पास्ट ट्रॉमा हो जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। इसीलिए वो अब निक के साथ अपना रिग्रेसिव थेरेपी शुरू करती है। वो निक को आंख बंद करके लेटने को कहती है और कुछ कमांड देके 10 से 1 तक काउंट करती है। अब निक अपने बचपन में पहुंच जाता है, जहां पार्क में उसके माँ उसको हैंगर्स के थ्रू लटक के आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कर रही होती है। जब निक अच्छे से लटक के एंड तक पहुंच जाता है तो वो उस पर प्राउड फील करती है। अब वो थेरेपिस्ट निक को वापस ले आती है। निक बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बस लाइफ में उन चीज़ों के पीछे भागता ही रहता है जिसका कोई मंजिल नहीं है। इसके बाद अब निक फिर से उस थेरेपिस्ट के पास जाता है, जहां वो थेरेपिस्ट निक से कहती है कि वो उसके पास्ट लाइफ्स में जाएगी, जहां वो उसके पिछले जन्मों की ट्रॉमा को जानकर उनको फिक्स करके निक की डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करेगी। वो निक को बताती है कि हमारे कॉन्शियसनेस के 3 स्तर होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड। वो कहती है कि जब तुम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो तुम्हें लास्ट 30 मिनट्स का कुछ ख्याल नहीं होता है। वो है कॉन्शियस माइंड का थिंकिंग। अब आता है सबकॉन्शियस माइंड, जो ब्रीदिंग, ड्राइविंग और बाकी सारे काम करता है। और जो मेमोरीज कॉन्शियस माइंड में नहीं होता वो सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करती है। और लास्ट में आता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो कि एक क्लाउड की तरह होता है, जहां हमारे पास्ट लाइफ्स और पिछले जन्मों के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसी को हम सोल कहते हैं। ये तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था और आगे भी रहेगा। हम हिप्नोटिक थेरेपी से तुम्हारे उन पिछले जन्मों के ट्रॉमास तक पहुंच के उनको फिक्स कर सकते हैं और तुम्हारे डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। निक इससे कुछ ज़्यादा कॉन्विंस नहीं लग रहा होता है, तो फिर वो थेरेपिस्ट निक से कहती है कि देखो, जब मैं डॉग व्हिसिल प्ले करती हूँ तो हम उसे नहीं सुन पाते, लेकिन डॉग्स उसे क्लियरली सुन सकते हैं। उसी तरह मधुमक्खियाँ भी यूवी रेज का इस्तेमाल करके शहद को ढूंढ लेती हैं, लेकिन हम यूवी रेज को देख नहीं सकते, चाहे रेडियो वेव्स हो या फिर वाईफाई हो। ये सब इंसानों के सेंसेस से परे होते हैं। ठीक उसी तरह कुछ ऐसी एनर्जीज और कुछ ऐसे दुनिया होती हैं जो हमारे समझ से परे होते हैं। हम सिर्फ रियलिटी के एक छोटे से हिस्से को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब निक ये सब सुन के आगे की थेरेपी के लिए कन्विंस हो जाता है। अब थेरेपी शुरू होता है और निक अपने पिछले जन्मों की कुछ झलकियां देखता है, जहां वो एक अफ्रीकन ब्लैक फैमिली में पैदा हुआ होता है। वहां वो कोम्बा नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करता है। लेकिन एक दिन कोम्बा बहुत बीमार होती है। वो एक स्लेव होता है, इसीलिए वो उसके मदद के लिए अपने मालिक के पास जाता है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, पर उसका मालिक उसका मदद नहीं करता और कोम्बा की मृत्यु हो जाती है। और फिर कोम्बा के याद में उसके जाने के बाद उसका पति भी उसके याद में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब वो थेरेपिस्ट निक को धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में वापस आने को कहती है। निक वहाँ से वापस आते ही इमोशनल हो जाता है। वो रोने लगता है और कहता है कि ये एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन वो थेरेपिस्ट उसे कहती है कि ये उसके एक्सपीरियंसेस थे। निक कहता है कि वो कोम्बा को बचा नहीं पाया, जिसके लिए उसके अंदर गुस्सा और नफरत भरा हुआ था, जो उसे निगल लिया। अब वो थेरेपिस्ट निक से पूछती है, तो तुम उस सिचुएशन में क्या अलग कर सकते थे? निक कहता है कि मैं कोम्बा के प्यार को फॉलो करता और हर लम्हे को जी कर दिखाता।
अब हम देखते हैं कि निक अपने ऑफिस में जाता है जहां वो काफी खोया खोया सा रहता है। निक का बॉस उसे वार्न करता है कि वो काम ठीक से करे। अब निक फिर से उस थेरापिस्ट के पास जाता है और कहता है कि जो कुछ उस दिन हुआ मैं उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि मैं कभी स्लेव नहीं हो सकता। वो थेरापिस्ट उससे कहती है कि हमारा जो सोल है वो हमारे अवेयरनेस के लेवल से ही डिफाइन होता है, ना कि रेस और जेंडर से। वो फिर कहती है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रियल होते हैं जबकि कुछ रियल नहीं होते, बल्कि रूपक या मेटाफोर होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं। तो निक कहता है इसका मतलब मेरा जो एक्सपीरियंसेस था वो रियल नहीं बल्कि कोई मेटाफोर हो सकता है। थेरापिस्ट कहती है ऐसा हो सकता है। अब वो थेरापिस्ट निक का और एक सेशन शुरू कर देती है। निक अब अपने पिछले जन्म में जाता है जहां वो एक इटालियन आदमी होता है जो एक लड़की से शादी करता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इधर निक भी इटालियन में बोल रहा होता है। दरअसल वो इटालियन आदमी काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपने पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा होता है। बस इसी वजह से उनका झगड़ा हो रहा होता है और वो आदमी उसके पत्नी को समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसी के लिए ही कर रहा है ताकि फ्यूचर में वो दोनों खुश रह सकें। और वक्त के साथ साथ उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन अब भी वो आदमी बिजी ही रहता है। लेकिन अब तक वो काफी अमीर बन चुका होता है। एक दिन जब वो जा रहा होता है तभी एक लुटेरा उसे चाकू मार के उसके सारे पैसे लूट लेता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। ये सब देखने के बाद निक काफी अनस्टेबल सा हो जाता है, लेकिन वो थेरापिस्ट उसे वापस लाती है और समझाती है कि वहां लड़के के साथ ग्रीड था यानी लोभ था और लड़की के साथ गुस्सा और नफरत अटैच था। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स थे। अब वो निक को खुद की वॉइस सुनाती है जहां निक इटालियन बोल रहा होता है, जो कि थेरापिस्ट ने सेशन के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ होता है। निक को अब ये सब देख के अपने एक्सपीरियंसेस पर यकीन होने लगता है। अब निक अगले दिन फिर से उस थेरापिस्ट के पास जाता है जहां वो थेरापिस्ट निक से पूछती है कि निक को उन दोनों पिछले जन्मों की लड़कियों के साथ रहते हुए कैसा महसूस हुआ। निक कहता है कि उसे उनके साथ कनेक्टेड फील हुआ। तो वो थेरापिस्ट उसको सोलमेट का नाम देती है। वो कहती है कि सोलमेट वो होती है जिसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है। वो फिर कहती है कि हम सबके लाइफ का एक एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हमारा सोलमेट, हमारा कॉर्मिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी होता है और ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता, ये हम फ्रीली चूज करते हैं। तो निक कहता है कि क्या ऐसा कुछ है जो हमारे फ्री विल को बदल देता है। तो वो थेरापिस्ट कहती है कि हाँ, लाइफ में हम कई बार कोइंसिडेंसेस और अचानक किसी से मुलाकात हो जाने को एक्सपीरियंस करते हैं। ये डेस्टिनी पॉइंट्स होते हैं जो हमारे फ्री विल को बदल देते हैं और हमें हमारे ब्लूप्रिंट्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। निक कहता है यानी कि ये एक कॉस्मिक जीपीएस की तरह हमें गाइड करते हैं। वो थेरापिस्ट कहते हैं हम उन डेस्टिनी पॉइंट्स को देख भी सकते हैं। वो कहती है कि अगर तुम साइकोलॉजिकली रेडी हो तो तुम अपने लाइफ के डेस्टिनी पॉइंट्स और लाइफ के प्लान्स को स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर देख सकते हो। निक अब इस सेशन में जाने को राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि निक स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है जहां वो खुद को एक चाइनीज आदमी के रूप में देखता है जिसको अचानक से गोली लगती है और वो मर जाता है। थेरापिस्ट अब निक से आगे बढ़ने को कहती है। निक अब आगे जाकर उसी अफ्रीकन स्लेव और उसकी पत्नी को साथ साथ खुशी खुशी मिलते हुए देखता है और फिर अपने पिछले जन्मों के सारे लोगों को देखते देखते अब निक अपने पास्ट लाइफ में आ जाता है जहां वो खुद को एक बार में देखता है। वहां एक लड़की लिंडसी भी होती है जिससे निक जस्ट अभी मिला हुआ होता है। वो लड़की निक के कॉलेज की ही होती है और वहां ये दोनों
उसके अगले दिन के होने वाले सेरेमनी की बात कर रहे होते हैं, जहां ये दोनों ग्रेजुएट होने वाले हैं। ये दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। निक उस लड़की को बताता है कि वो कल शिकागो चला जाएगा, जहां उसकी नौकरी लगी है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की। और वो लड़की भी कहती है कि वो कल अफ्रीका जा रही है, जहां वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक वॉलंटियर बनेगी। और कुछ दिनों बाद वो न्यूयॉर्क में अपना जॉब स्टार्ट करेगी। अब ये दोनों बियर पीने के बाद एक साथ घूमते हैं और निक उस लड़की के साथ उसके घर जाता है और ये दोनों वहां एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और साथ में अच्छे वक्त बिताते हैं। लेकिन अगले दिन ग्रेजुएटेड होने के बाद वो लड़की निक से पूछती है कि क्या वो दोनों फिर से मिल पाएंगे। इसका जवाब निक के पास नहीं होता, पर वो कहता है कि हो सकता है हम जल्दी मिले। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ अब वो थेरापिस्ट निक को रियल वर्ल्ड में वापस ले आती है, क्योंकि निक की सांसें जोर से चल रही होती है। अब रियल वर्ल्ड में आने के बाद निक कहता है कि लिंडसी के साथ ग्रेजुएशन डे उसका डेस्टिनी पॉइंट है। वो थेरापिस्ट कहती है कि लिंडसी और तुम दो मैग्नेट्स की तरह हो, जो एक बॉक्स के अंदर लकड़ियों के टुकड़ों के साथ बंद हो। जब वो बॉक्स हिल रहा है तो तुम और लिंडसी एक साथ जुड़ रहे हो। इसे हम सोलमेट्स कह सकते हैं। लेकिन वो निक से कहती है कि रीयूनाइट होना शायद ही तुम दोनों चाहते हो। लेकिन निक कहता है कि वो लिंडसी के साथ रीयूनाइट होना चाहता है। अब इसके बाद निक अपने घर आ जाता है और रात में नींद से उठ के वो सोशल मीडिया पे लिंडसी को ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में ऐसा कर रहा होता है तो उसका एक कॉलीग ये देख लेता है और वो निक से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? कई हफ्तों से तुम खोए खोए से हो। अब निक उसे बता देता है कि ये उसके थेरेपी का पार्ट है, जो उसे डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। अब उसका कलीग ये सुन के निक का साथ देता है, लेकिन उसे यह भी कहता है कि ऑफिस का काम उसको जल्दी करना पड़ेगा। निक अब लिंडसी को ढूंढने के लिए कई कॉलेज और अलुमनाई को फोन करता है और लिंडसी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वहां से उसे लिंडसी का मॉम का नंबर मिल जाता है, जिस पर वो अपना वॉइस मैसेज भेज देता है। अगले दिन निक जब ऑफिस के एक जरूरी मीटिंग पर होता है, तब लिंडसी की माँ का फोन आता है और निक मीटिंग के बीच से उठकर वो कॉल अटेंड करने चला जाता है। निक जब उनको लिंडसी के बारे में बताता है तो वो निक को बताते हैं कि लिंडसी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही निक परेशान हो जाता है। वो उस थेरापिस्ट को कॉल करके कहता है कि वो लिंडसी से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वो थेरापिस्ट कहती है कि हमारे सोलमेट्स हमारे लाइफ में एक रीजन के लिए आते हैं और जाते भी हैं। निक अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस स्पिरिचुअल थेरेपी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। निक अब किसी का फोन नहीं उठाता, बस अपने रूम में बंद होकर रहने लग जाता है। उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। वो नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने जा रहा होता है। वो नीचे पड़ा हुआ होता है और उसे पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। वो तकलीफ में होता है कि तभी उसके आंखों के सामने लिंडसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। उस चेहरे को देखते ही निक पूरी तरह से बदलने लगता है। वो आंख खोल के देखता है और मुस्कुराता है। वो नींद की गोलियों को टॉयलेट में फेंक देता है। अब निक उस थेरेपिस्ट से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो सुसाइड करने वाला था, लेकिन अचानक से उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि उसके सर पर कोई टॉर्च लाइट हो और उसे ऐसी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो थेरेपिस्ट कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा पहला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। वो निक से कहती है कि लिंडसी तुम्हारे लाइफ में एक रीजन के लिए आई थी। तुम्हें ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि लिंडसी तुम्हारे लाइफ में क्यों आई थी। अब हम निक को देखते हैं जो लिंडसी के माँ को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगता है और उनको उसके थेरेपी के बारे में सब कुछ बताता है। और फिर निक अब उनसे मिलने उनके घर जाता है,
जहां लिंडसी की माँ निक को लिंडसी के पुराने पिक्चर्स दिखाते हैं और बताते हैं कि जिस दिन निक लिंडसी के लाइफ में आया उस दिन उन्होंने लिंडसी को सबसे ज़्यादा खुश देखा था, क्योंकि वो निक से प्यार करती थी और निक के साथ वक्त बिताना चाहती थी। उसने निक को कई बार मैसेजेस किए, लेकिन वो हमेशा सोचती रही कि तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। निक कहता है कि कौन सा मैसेज? लिंडसी की माँ कहती हैं कि जब वो अफ्रीका से आई तब वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस में एक मैसेज छोड़ी थी। जब तुमने उसका जवाब नहीं दिया, उसने ये सोच लिया कि शायद तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनने के बाद निक अब काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब लिंडसी के माँ कहती है कि इसके बाद लिंडसी ने अपना जॉब ऑफर ठुकरा दिया था और निक की एडवाइस को फॉलो करके उसने अपनी दिल की सुनी और अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया। लिंडसी की माँ रोते हुए कहती है कि हम लोग कई रीजंस के लिए मिलते हैं, हो सकता है ये तुम्हारे लिए उसका गिफ्ट हो। तभी निक लिंडसी की एक पिक्चर देखता है जहां उसे लिंडसी उसी कार में दिखती है जिस कार का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जिस दिन निक अपने फ्लाइट पकड़ने जा रहा था। लिंडसी की माँ बताती हैं कि लिंडसी अपने कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही थी कि तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। अब निक उन्हें बताता है कि उसने उसी दिन उसी कार को एयरपोर्ट जाते हुए देखा जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था और उसी वजह से उसने अपना फ्लाइट उस दिन मिस कर दिया था और जो फ्लाइट उसने मिस किया था वो फ्लाइट टेकअप होते ही क्रैश हो गया था और उसमें सवार कोई नहीं बच पाया था। यह सुनते ही लिंडसी की माँ रोने लगती हैं और कहती हैं हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए लिंडसी की गिफ्ट हो। अब हम निक को देखते हैं जो पूरा बदला सा लग रहा होता है। वो अपने बॉस की गालियों को हंसकर सुन लेता है, अपने गर्लफ्रेंड से अच्छे से मिलता है और अपने ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ जाता है। और फिर वो उस थेरेपिस्ट से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, पर सब कुछ के लिए वो उस थेरेपिस्ट को थैंक्स भी कहता है। अब वो थेरेपिस्ट निक से कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने इस थेरेपी पर बिलीव किया। अब निक वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6।